एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 कंप्लीट कर लिया है और उसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो अगर आपने अब तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम रन कर रहे हैं द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। तो हमने ऑलरेडी 25 नंबर सेक्शन तक कंप्लीट कर लिया। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 26। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो 25 में हमने देखा था कि वो पिक्यूलरी लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बता रहा था। वहाँ जो पिक्यूनरी लिमिट थी वो बताई जा रही थी कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज की कोई लिमिट नहीं होती है, वो उनके पास पावर है कि वो विदाउट एनी लिमिट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न की क्या कुछ लिमिट होती है, अगर होती है तो कौन डिसाइड करता है और क्या लिमिट होती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है हमें बता रहा है द ज्यूरिसडिक्शन टू बी एक्सरसाइज इन ओरिजिनल सिविल सूट as regard to the value of any person appointed by civil judge senior division cadre at intermediary level। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि jurisdiction जो एक्सरसाइज किया जाता है ओरिजिनल सिविल सूट्स में, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, पर्सन जिसका अपॉइंटमेंट होता है एज अ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर में, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे। और सीनियर डिवीज़न लेवल पे कौन होता है, ये तीनों होते हैं, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज। ठीक है, फिर दूसरी आएंगे हमारे सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो एंट्री लेवल पे होते हैं, जिसमें आते हैं सिविल जज ग्रेड 2, सिविल जज ग्रेड 1। ठीक है, अब जो इनका ज्यूरिसडिक्शन है, पिक्यूनरी लिमिट का ज्यूरिसडिक्शन है ना, ये कौन डिसाइड करता है। पिक्यूनरी लिमिट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो कि किसके बारे में दिया है, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न के बारे में। ठीक है, किसमें, सेक्शन नंबर 26 में। तो ये डिसाइड करेगा हमारा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करेगी कि सीजे सीनियर डिवीज़न और सीजे जूनियर डिवीज़न का क्या पिक्यूनरी लिमिट होगा। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट जो है टाइम टू टाइम डिसाइड कर लेगी। ये हमारा था सेक्शन नंबर 26। अब हमारा आता है सेक्शन नंबर 27। ये बता रहा है लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बताया जा रहा है यहाँ पे, ये बताता है द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल। ये इसमें जो तीनों आते हैं, सीनियर सिविल जज, अपर सीनियर जज और सुपीरियर सीनियर जज, और फिर जूनियर डिवीज़न में सिविल जज ग्रेड 2 और ग्रेड 1। तो शैल बी सच एज द हाई कोर्ट में डिफाइन, यानी कि लोकल लिमिट भी जो है ना, लोकल लिमिट भी जो है सीजे सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न का, ये कौन डिसाइड करता है, ये हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है। यानी कि पिक्यूनरी लिमिट और लोकल लिमिट दोनों हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इजी हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, तो इजी है, हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। अब ये जो इसका सबसेक्शन 2 है, ये बता रहा है कि व्हेन द हाई कोर्ट पोस्ट सिविल जज सीनियर डिवीज़न एट इंटरमीडिएट लेवल और सिविल जज जूनियर डिवीज़न एट एंट्री लेवल टू अ डिस्ट्रिक्ट, द लोकल लिमिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन टू द कंट्री बी डीम्ड टू बी अ लोकल लिमिट ऑफ दिस ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि बताया जा रहा है नॉर्मल केस में तो कौन डिसाइड करेगा ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। बट जहाँ पे हाई कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, बट उसको पोस्ट कर दिया है किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, उसका लोकल लिमिट उस डिस्ट्रिक्ट का। अगर उसने कुछ अदरवाइज नहीं बोला है तो डीम्ड किया जाएगा कि टू बी द लोकल लिमिट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन। उसके उस डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जो है ना, वही उसका लोकल लिमिट है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट ही उसका लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। यही अगर कुछ अदरवाइज डायरेक्ट नहीं किया, अगर अदरवाइज डायरेक्ट किया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकल लिमिट। अब 28 जो है, ये सब बहुत इजी सेक्शन, बस लोकल लिमिट कौन डिसाइड करेगा, इसमें से इतने ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा और सारे में एक ही अथॉरिटी है, तो आपके लिए और भी सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 27। ये क्या बताता है, ये स्पेशल जजेस और बेंचेस के बारे में बता रहा है, स्पेशल जजेस एंड बेंचेस। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एनी पर्सन टू बी ऑनरेडी सिविल जज सीनियर डिवीज़न एट इंटरमीडिएट लेवल और सिविल जज जूनियर डिवीज़न एट एंट्री लेवल, एंड द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन सच जज ऑल द powers conferred under this act on a civil judge senior division at intermediate level or civil judge junior division at entry level with respect to particular classes of suit
और विथ रिस्पेक्ट टू सूट जनरली इन एनी लोकल एरिया। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया है, बट यहाँ पे भी कंसल्टेशन किसको करना है, हाई कोर्ट को। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को और फिर अपॉइंट करेगा किसी ऑनरेडी सिविल जज को जो सीनियर डिवीज़न कैडर में है, या जो सिविल जो जूनियर डिवीज़न कैडर में है एंट्री लेवल पे, उसको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जो हाई कोर्ट जो है ना वो कन्फर करेगा वैसे जजेस को ऑल और एनी ऑफ द पावर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट को और अपॉइंट करेगा किसी भी पर्सन को कि वो क्या होगा, वो एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न बन सकता है या सिविल जज जूनियर डिवीज़न बन सकता है। ये स्पेशल जजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट को और अपॉइंट कर देगी, ठीक है, किसी को भी, किसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न को स्पेशल जज, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है ना वो कन्फर करेगी ऐसे जज को ऑल और एनी ऑफ द पावर जो कि इस एक्ट के अंदर एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न को दिया जाता है, जूनियर डिवीज़न को दिया जाता है किसी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस के रिगार्डिंग, क्लासेस ऑफ सूट्स के रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सूट जनरली इन एनी लोकल एरिया, ठीक है। यानी कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न को स्पेशल पावर दिया जा सकता है, उसको स्पेशल जज बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके पास वो किसके रिस्पेक्ट में वो पावर होंगे, पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट्स के रिस्पेक्ट में वो पावर होंगे जो कि किसी लोकल एरिया में होगा, ठीक है। अब जो है इसका सबसेक्शन 2 क्या हमें बता रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एनी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन invested with the power of the same description and exercisable within the same local area under this section to sit together as a bench. Those powers shall, while the direction remain in force, be exercised by the bench so constituted and not otherwise, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो डायरेक्ट करेगी किसी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन को, ठीक है। अनइवन नंबर याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी अनइवन नंबर, यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। अनइवन नंबर लाइक 3, 5, ठीक है, ये हो गए अनइवन नंबर हमारे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी किसी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन को और उसको इन्वेस्ट कर पावर, उसको पावर दे देगी वैसे अनइवन नंबर ऑफ पर्सन को, ठीक है। और वो क्या होगा, वो सेम डिस्क्रिप्शन का होगा वो पावर, और वो एक्सरसाइज किया जाएगा वैसा पावर किसी सेम लोकल एरिया में इस सेक्शन के अंदर, जो कि एक साथ बैठेंगे एज अ बेंच के रूप में वो एक साथ बैठेंगे। और ये जो पावर होता है ना, ये जो पावर है वो वाइल डायरेक्शन रिमेन इन फोर्स, जब तक डायरेक्शन रिमेन इन फोर्स होता है वो एक्सरसाइज किया जाएगा वैसे बेंच के द्वारा जो कंस्टिट्यूट हुआ है, और नॉट अदरवाइज, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है किसी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन्स को और उसको पावर दे सकता है वैसे डिस्क्रिप्शन का, और एक्सरसाइज वो जो है वो एक्सरसाइज करेगा अपने लोकल एरिया में इस सेक्शन के अंदर वैसा पावर, और वो एक साथ बैठेंगे वैसे सारे अनइवन नंबर ऑफ पर्सन, और उनको वो टुगेदर क्या कहलाएंगे, एक बेंच कहलाएंगे। और जो पावर जो है ना जो दिया जाएगा, जब तक ये डायरेक्शन जो भी ये दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जब तक वो फोर्स में रहता है, जब तक डायरेक्शन फोर्स में रहता है, तो वैसे पावर जो है वो एक्सरसाइज किया जाएगा वैसे बेंच के द्वारा, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है और वो सारे पर्सन जो अनइवन नंबर ऑफ पर्सन है वो एज अ कंस्टिट्यूट क्या हो रहे हैं, बेंच कंस्टिट्यूट हो रहे हैं, और इन सारे पर्सन के पास वैसे पावर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको दिया है, ठीक है। और वो एक्सरसाइज भी करेंगे वैसा पावर जब तक कुछ अदरवाइज डायरेक्ट ना किया जाए उनको, ठीक है। ये सिंपली वर्ड्स में मैंने समझाया, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 जो है हमें बता रहा है, द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द बेंच। यानी कि जो डिसीजन होता है ना मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बेंच, वो क्या माना जाएगा, वो बेंच का डिसीजन माना जाएगा। अब देखिए अनइवन नंबर ऑफ बेंच है, तो जो मेजोरिटी ने बोला, यानी कि 3 लोगों ने 5 बेंच है, 5 पर्सन का एक बेंच है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब 3 लोगों ने किसी चीज़ के फेवर में जजमेंट दी और 2 लोगों ने डिसेंट जजमेंट दिया, यानी कि अगेंस्ट में जजमेंट दिया। तो मेजोरिटी क्या यहाँ पे है, मेजोरिटी 3 की है, तो 3 के जो डिसीजन है ना वही बेंच का डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। ये इस क्लॉज नंबर 3 बता रहा है। फिर क्लॉज नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, पर्सन ऑन हुम पावर आर कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड द बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस पार्ट बी अ सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल और सिविल जज जूनियर डिवीजन एट एंट्री लेवल, ठीक है। तो क्या बता रहा है, 4th जो क्लॉज है ये बता रहा है पर्सन, ठीक है।
जिनको पावर कन्फर किया गया इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, और जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ इस सेक्शन के अंदर, उसको क्या माना जाएगा, उसको इस पार्ट के पर्पज से माना जाएगा वो सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर है इंटरमीडिएट लेवल का, या सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर है एंट्री लेवल का, ठीक है, ये इसको माना जाएगा वैसे बेंच को, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को पावर कन्फर किया गया इस सेक्शन के अंदर और जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है इस सेक्शन के अंदर, उसको माना जाएगा सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिंपल था, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ ये सेक्शन। ये जो सेक्शन है ना हमारा, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 28 जो है वो स्पेशल जजेस और बेंचेस के बारे में बात कर रहा है सबसे पहले चीज। तो स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले जो है वो कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट को और डिसाइड कर देगी कि कोई सीनियर डिवीज़न का जो सिविल जज है सीनियर डिवीज़न का, या सिविल जज जो है जूनियर डिवीज़न का, इनको बना दिया जाए स्पेशल जज, ठीक है। और उसको वो सारे पावर दे देंगे जो भी कन्फर किया जाता है एक सिविल जज सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न को, और वो वैसे क्लासेस ऑफ केसेस या वैसे क्लासेस ऑफ सूट को देख सकते हैं जो उस लोकल एरिया में है, ठीक है, वो स्पेशल जजेस। अब जो सेकेंड क्लॉज है वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रहा है कि वो किसी अनइवन नंबर ऑफ पर्सन को वो पावर दे देगा वैसे सेम डिस्क्रिप्शन का, और वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं वैसे पावर अपने लोकल एरिया में इस सेक्शन के अंदर। और जब वो एक साथ बैठेंगे तो उनको बेंच कहा जाएगा, और वो जो डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है ना वो इन्फोर्स रहेगा, और वो एक्सरसाइज भी करेगी वैसे बेंच जो भी कॉन्स्टिट्यूट हुई है इस सेक्शन के अंदर, जब तक अदरवाइज डायरेक्ट नहीं किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सबसेक्शन 2 था। अब सबसेक्शन 3 जो है डिसीजन जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर का, वही माना जाएगा डिसीजन ऑफ बेंच, ठीक है। 4 पार्ट क्या बोल रहा है, जो जिस पर्सन को कन्फर्ड किया गया ना पावर इस सेक्शन के अंदर और जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इस सेक्शन के अंदर, उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा इस पार्ट के पर्पज से सिविल जज सीनियर एट इंटरमीडिएट लेवल और सिविल जज जूनियर डिवीजन एट एंट्री लेवल, ठीक है। वैसे पर्सन को सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन माना जाएगा, वैसे भी उन सारे पर्सन को जिसको कन्फर किया गया है पावर इस सेक्शन के अंदर और जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 28 कंप्लीट। अब हम चलेंगे अपने सेक्शन नंबर 29 की तरफ। अब ये जो सेक्शन नंबर 29 है ये हमें बता रहा है पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एट इंटरमीडिएट लेवल और सिविल जज जूनियर डिवीजन एट एंट्री लेवल विथ स्मॉल कॉज कोर्ट जूरिसडिक्शन। यानी कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं और सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं ना, इनको पावर दिया जा सकता है स्मॉल कॉज कोर्ट के जूरिसडिक्शन का। और ये किस सेक्शन के अंदर बोला जा रहा है, ये सेक्शन नंबर 29 के अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या बोल रहे हैं। तो द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट confer with such local limit as it thinks fit upon any civil judge senior division at intermediate level और civil judge junior division at entry level, ठीक है। तो जितने भी हाई कोर्ट होंगे ना वो नोटिफिकेशन देंगे ऑफिशियल गैजेट में। किस में नोटिफिकेशन देंगे, ऑफिशियल गैजेट में, और उनको कन्फर करेंगे, ठीक है, उस लोकल लिमिट में किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न को जो इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं और जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है जो एंट्री लेवल पे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके लोकल लिमिट में वो नोटिफिकेशन दे के हाई कोर्ट जो है नोटिफिकेशन दे के कन्फर कर सकता है जूरिसडिक्शन। किसका जूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज का जूरिसडिक्शन वो कन्फर कर सकता है सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीजन जो एंट्री लेवल पे इनको जुरिसडिक्शन कन्फर कर सकता है। और किस एक्ट के अंदर करेगा, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट ऑफ 1887 के अंदर करेगा, ठीक है। और किस लिए, ताकि वो ट्रायल कर सके सूट का, और कॉग्निजिबल बाय सच कोर्ट, जो कि कॉग्निजिबल है वैसे कोर्ट के द्वारा, वैसे लिमिट तक जो एक्सीड नहीं करेगा 2000 रुपये, जो भी उसको सही लगता है। और वो विड्रॉ भी कर सकता है जुरिसडिक्शन जो एक बार कन्फर कर दिया गया है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो सेक्शन नंबर 29 हमें बस यही बता रहा है कि वो जो है हाई कोर्ट वो पावर कन्फर कर सकता है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न को स्मॉल कॉज के कोर्ट का पावर, और वो किस एक्ट के अंदर करेगा, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 के अंदर वो पावर कन्फर कर देगा, जुरिसडिक्शन कन्फर कर देगा एज अ जज ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, ठीक है।
बस यही सिंपली सेक्शन नंबर 29 में हमें बताई जा रही है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें ये है कि जो अब जुरिस्डिक्शन जो है ना वो उसको ट्रायल ऑफ सूट कर सकते हैं। वो कैसा ट्राई कर सकते हैं सूट को? जो कॉग्निजिबल होगा वैसे कोर्ट को, स्मॉल कॉज कोर्ट के द्वारा जो कॉग्निजिबल है और उस सूट का वैल्यू जो है ना 2000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्राई कर सकते हैं सूट जो कॉग्निजिबल नेचर के हैं वैसे कोर्ट के द्वारा, और उसका वैल्यू 2000 से ज़्यादा नहीं है। और अगर उनको सही लगता है तो फिर वो विड्रॉ भी कर लेंगे जुरिस्डिक्शन, जो भी वो कन्फर किया गया, अगर हाई कोर्ट ने कन्फर किया है तो उसके पास पावर है कि वो विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 29। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा सेक्शन नंबर 30। ये क्या बता रहा है? एक्सरसाइज बाय द सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन एट एंट्री लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टन प्रोसीडिंग्स। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न ना, इनको दिया जा रहा है जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सर्टन प्रोसीडिंग्स के लिए। सिविल उनको डिस्ट्रिक्ट जज का भी जुरिस्डिक्शन दिया जा रहा है, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न को। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी किसका है? यहाँ पे भी अथॉरिटी जो है ना वो हमारे हाई कोर्ट के पास ही दे रखी है। तो हमारी हाई कोर्ट जो होगी ना, हाई कोर्ट वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ऑथराइज कर देगी किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर को या सिविल जज जूनियर डिवीज़न कैडर को, ठीक है। वो हाई कोर्ट क्या करेगी? ऑथराइज कर देगी और वो क्या बोलेगी कि कॉग्निजेंस ले लो। और किसी डिस्ट्रिक्ट जज कॉग्निजेंस उनको क्यों ऑथराइज किया जाएगा? ताकि वो कॉग्निजेंस ले ले किसका? किसी डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके किसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न को एंट्री लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, ठीक है, या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को एंट्री लेवल पे उसके कंट्रोल के अंदर, ठीक है, उसके कंट्रोल के अंदर उसको दिया जा सकता है। और कोई भी प्रोसीडिंग्स जो यहाँ पे होगी, ठीक है, जो मेंशन किया गया है किसी क्लास ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स स्पेसिफाइड इन दिस ऑर्डर, ठीक है। तो हम सिंपल शब्दों में अब ये चीज़ को देख लेते हैं एक बार। तो इसमें सिंपली क्या बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट जनरल या ऑर्डर से या स्पेशल ऑर्डर से ऑथराइज कर सकती है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न को या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को कि क्या करे, वो कॉग्निजेंस ले, ठीक है, या किसी डिस्ट्रिक्ट जज को कॉग्निजेंस ले सके किसी डिस्ट्रिक्ट जज के केसेस को, और उसका पावर उनको कन्फर किया जाता है और वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वैसे केसेस जो भी कॉग्निजिबल बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस थे किसी सीनियर डिवीज़न कैडर को जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या किसी जूनियर डिवीज़न कैडर को जो एंट्री लेवल पे हैं, और उनके कंट्रोल के अंदर, ठीक है, उनके कंट्रोल के अंदर। और एनी ऑफ द प्रोसीडिंग नेक्स्ट ईयर इन आफ्टर मेंशन, या किसी भी प्रोसीडिंग्स में जो बाद में इसके बाद मेंशन किया गया है किसी क्लास से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स के अंदर, ठीक है। तो अगर सिंपल शब्दों में देखें तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है जनरल या स्पेशल ऑर्डर देके कन्फर कर सकता है पावर किसी डिस्ट्रिक्ट जज का सिविल जज सीनियर डिवीज़न को या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को। यही था हमारा सेक्शन नंबर 30 का क्लॉज 1। अब जो क्लॉज 2 है ये बता रहा है द प्रोसीडिंग्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग नेमली। अब जितने भी प्रोसीडिंग्स ऊपर किए गए हैं ना, ये ऐसे प्रोसीडिंग्स हैं जो नीचे मेंशन है। सबसे पहले वैसी प्रोसीडिंग जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 के अंदर है और प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1881 के अंदर है, और जो डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सकती है सिविल जज के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है? फॉर विच प्रोसीडिंग डिस्ट्रिक्ट जज पावर ट्रांसफर टू सिविल जज सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न। मतलब किस किस प्रोसीडिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट जज की पावर जो है सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न सिविल जज को ट्रांसफ़र की जाएगी। तो सबसे पहले जो है प्रोसीडिंग्स जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर होती है या द प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1881 के अंदर होती है, और जो डिस्पोज ऑफ नहीं की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, ठीक है। फिर बी क्लॉज में जो था वो हमारा ओमिट हो चुका है। फिर हम आएंगे अपने थर्ड सबसेक्शन की तरफ, जो हमें बता रहा है द डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी सच प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय और ट्रांसफर टू अ सिविल जज सीनियर डिवीज़न कैडर एट इंटरमीडिएट लेवल। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है कोई भी प्रोसीडिंग्स जिसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीज़न को या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को ट्रांसफ़र किया गया है वैसे प्रोसीडिंग्स। यानी कि वो किसी भी टाइम जो है
वो विड्रॉ भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज विड्रॉ करेगा, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, विड्रॉ करने के बाद क्या करेगा, वो या तो अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेगा उसको और डिस्पोज ऑफ कर देगा, या ट्रांसफ़र करेगा किसी कोर्ट को जो उसके कंट्रोल में हो, जो कॉम्पिटेंट भी है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज वो जो है, जो भी पावर कन्फर किया गया है सिविल जज सीनियर डिवीज़न या जूनियर डिवीज़न को, वो पावर वो ले लेगा और वो ट्रांसफ़र कर देगा या तो खुद को और फिर डिस्पोज ऑफ कर देगा अकॉर्डिंगली, या तो वो किसी सबऑर्डिनेट जजेस को कर देगा जो कॉम्पिटेंट है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में उनको राइट है कि वो ऐसे केसेस डील कर सकते हैं, तो फिर उनको दे दिया जाएगा और फिर वो अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर देंगे। फिर जो सबसेक्शन 4 है ये बता रहा है द प्रोसीडिंग्स टेकन कॉग्निजेंस ऑफ बाय और ट्रांसफर टू अ सिविल जज सीनियर डिवीज़न और सिविल जज जूनियर डिवीज़न एज द केस में बी अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय हिम सब्जेक्ट टू द रूल्स एप्लीकेबल टू लाइक प्रोसीडिंग्स व्हेन डिस्पोज ऑफ बाय द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या बोल रहा है सब क्लॉज 4 में कि जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, जिसका कॉग्निजेंस लिया गया है या जो ट्रांसफ़र किया गया है, वैसे प्रोसीडिंग जिसका कॉग्निजेंस लिया गया या ट्रांसफ़र किया गया किसी सिविल जज सीनियर डिवीज़न को या सिविल जज जूनियर डिवीज़न को, ठीक है, एज द केस में भी, और इस सेक्शन के अंदर, और वो डिस्पोज ऑफ या तो इनके द्वारा किया जा रहा है और कैसे करा जा रहा है, वैसे लाइक प्रोसीडिंग्स के अंदर किया जा रहा है जैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा, और सब्जेक्ट टू रूल्स जो भी एप्लीकेबल होंगे उस प्रोसीडिंग्स पे, ठीक है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्पोज ऑफ करता है वैसे ही डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उसी लाइक प्रोसीडिंग्स में, वैसे रूल एप्लीकेबल होंगे उस पर जो डिस्ट्रिक्ट जज पे होते हैं। और कौन करेगा, तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न, जिसको की पावर ट्रांसफ़र किया गया है प्रोसीडिंग्स के पावर इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि हमारा सेक्शन नंबर 31। ये हमें क्या बता रहा है 31 नंबर सेक्शन, ये प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बता रहा है। जस्ट अ मिनट, या प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट के बारे में बता रहा है कि अब कोर्ट जो बैठेगी वो कहाँ बैठेगी, ये बातें कौन बता रहा है, सेक्शन नंबर 31। तो हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट ही फिक्स करेगा प्लेस और प्लेसेस जहाँ पे कोर्ट जो है इस पार्ट के अंदर हेल्ड होगी। तो यहाँ पे भी अथॉरिटी कौन है, हाई कोर्ट है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम केस में अथॉरिटी यहाँ कौन है, हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ केस में स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो आंख बंद करके आप नहीं लगा सकते हो, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है, द प्लेस एंड प्लेसेस सो फिक्स में बियॉन्ड द लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब जो प्लेस या प्लेसेस फिक्स किए गए हैं ना, वो लोकल लिमिट जो भी है ना जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट उसके बाहर भी हो सकते हैं। अब थर्ड बोल रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय any order under this section, a court under this part may be held at any place within the local limit of jurisdiction। यानी कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइड, अगर अदरवाइज कुछ और प्रोवाइड किया गया है तो उसको छोड़कर, ठीक है, उसको छोड़कर अदरवाइज प्रोवाइडेड कोई भी ऑर्डर जो इस सेक्शन के अंदर मेड किया जाता है, अ कोर्ट अंडर दिस पार्ट, और कोई कोर्ट जो इस पार्ट के अंदर बना है वो मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। वो कहाँ पे होगा, किसी भी प्लेस में जो उसके लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर है। यानी कि एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, अगर अदरवाइज कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो कोई ऑर्डर जो इस सेक्शन के अंदर मेड किया जा रहा है और कोई कोर्ट जो इस सेक्शन के अंदर बनी है, ठीक है, वो कहाँ हेल्ड हो सकती है, वो किसी भी प्लेस में हो सकती है जो लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में है। उस लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के एरिया में कहीं पे भी वो प्रोसीडिंग्स हेल्ड हो सकती है जब तक अदरवाइज प्रोवाइड नहीं किया गया। लेकिन अगर कुछ अदरवाइज प्रोवाइड किया गया हो तो वो अपहेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 32 जो है ना, ये ओमिट हो गया है तो ये हमें नहीं देखना है। सेक्शन नंबर 33 देखते हैं, ये क्या बता रहा है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स के बारे में बता रहा है। कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स, तो यहाँ बता रहा है सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि किस चीज़ से सब्जेक्टेड है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जजेस shall have control over the civil court under this part within the local limit of his jurisdiction। यानी कि जो भी जनरल सुपरिटेंडेंस है ना या कंट्रोल है हाई कोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना उसके पास कंट्रोल होगा। किस चीज़ पे कंट्रोल होगा, ओवर द सिविल कोर्ट। जितने भी सिविल कोर्ट है ना उन सब चीज़ों पे कंट्रोल होगा
डिस्ट्रिक्ट जजेस का इस पार्ट के अंदर, कहाँ पे, जो लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो कोर्ट पे कंट्रोल कौन करेगा, तो जितने भी लोअर कोर्ट हैं यानी कि सिविल कोर्ट्स हैं उन पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है एक कंट्रोलिंग पावर रखेगा। लेकिन वो सब्जेक्टेड, ये जो कंट्रोलिंग पावर जो डिस्ट्रिक्ट जज रखेगा ना, ये सब्जेक्टेड होगा किस चीज़ से, जो जनरल सुपरिटेंडेंस पावर है ना हाई कोर्ट का, या कंट्रोलिंग पावर है ना हाई कोर्ट का, इसको ध्यान में रखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपना कंट्रोलिंग पावर यूज़ करेगा सारे सिविल कोर्ट्स पे। ठीक है, जहाँ पे भी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 33। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो है सेक्शन नंबर 34। ये क्या बता रहा है, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। सेक्शन नंबर 34 में हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं ना, पावर, बिजनेस करने का पावर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्शन नंबर 34 में दिया है। अब ये क्या बता रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एवरी डिस्ट्रिक्ट जज में बी by written order direct that any civil business cognizable by this his court and court under his control shall be distributed among such court in the manner as it thinks fit। यानी कि सीपीसी में कुछ भी दे रखा हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज है ना वो रिटन ऑर्डर दे के डायरेक्ट करेंगे सिविल बिजनेस जो कि कॉग्निजिबल है उसके कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के द्वारा, और जितने भी कोर्ट उसके कोर्ट के कंट्रोल में है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग सच कोर्ट इन सच मैनर एज इट थिंक्स फिट। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वैसे सारे कोर्ट में उस मैनर में जो भी उनको सही लगता है। यानी कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी में जो भी पावर दे रखे हैं उसको हम ध्यान में, उसको साइड में रखते हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट जज है ना उनको रिटन ऑर्डर देके डायरेक्ट किया जा सकता है कोई भी सिविल बिजनेस जो कि कॉग्निजिबल है उनके कोर्ट के द्वारा या ऐसे कोर्ट के द्वारा जो उनके कंट्रोल में है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वैसे कोर्ट के अंदर वैसे मैनर में जो भी उनको सही लगता है। ठीक है, फिर इसके साथ एक प्रोवाइजो भी अटैच है। ये प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो डायरेक्शन इशूड अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी कोर्ट to exercise any part or deal with any business beyond the limit of its jurisdiction। यानी कि क्या बता रहा है, जो भी डायरेक्शन यहाँ दिया जा रहा है ना इस सेक्शन के अंदर वो एम्पावर नहीं करता है किसी भी कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज करे कोई भी पावर और डील करे कोई भी बिजनेस से जो कि उसके लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। यानी कि वो जो भी पावर एक्सरसाइज करेंगे ना वो अपने लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के अंदर ही करेंगे। ठीक है, बस यही बात हमें सेक्शन नंबर 34 बता रहा है। यानी कि सिंपल शब्दों में डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रिटन ऑर्डर देगा और वो डायरेक्ट कर देगा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने का सारे कोर्ट का जो कि उसके अंदर कॉग्निजिबल है या वैसे कोर्ट का जो उसके अंडर उसके कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उस सारे कोर्ट में वैसे मैनर में जो भी उसको सही लगता है। लेकिन जो प्रोवाइजो है वो ये हमें बता रहा है कि कोई भी जो डायरेक्शन इस सेक्शन के अंदर दिया जा रहा है ना वो एम्पावर नहीं करेगा किसी भी कोर्ट को कि वो एक्सरसाइज करे कोई भी पावर और डील करे किसी भी बिजनेस से जो उसके लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के बाहर हो। यानी कि वो जो भी करेंगे अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम सेक्शन नंबर 34 तक ही रखते हैं क्योंकि हमारे जो सेक्शन नंबर 35 है वो ऑलरेडी ओमिटेड है। कल से हम सेक्शन नंबर 36 स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में ये एक्ट आपका कंप्लीट करूंगी। कोशिश करूंगी कि एक में ही हो जाए, बट अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो इंटरेस्ट जाने लगता है हमारा, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा लेक्चर करना प्रेफर नहीं कर रही हूँ। तो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो 2 लेक्चर, वरना 1 लेक्चर में ही ख़त्म कर दूंगी। तो आप ये पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 और द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए बिफोर एग्जाम। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए कि ये माइनर एक्ट से, क्योंकि ये सारे एक्ट ही जो वैसे एक्ट होते हैं जिसमें हम मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम कल फिर से मिलेंगे अपने आगे के सेक्शन को लेकर, सेक्शन नंबर 36 के से लेकर। और आपको मैं फिर से इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, मॉक टेस्ट के लिए ज़्यादा समय अब आपके लिए बाकी नहीं रह गया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग रजिस्टर करें जिन्होंने अब तक रजिस्टर नहीं किया है। अगर आपको उसकी सारी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं, तो जाइए और जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू।